प्रणाम आंटी। आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपने समय में आकाशवाणी की बागडोर संभाली है। तो मैं आज आपसे मिलाने जा रही हूँ श्रीमती विनोद कुमारी अडानिया। बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो आंटी, आप अपने बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपका जीवन कैसा रहा। हाँ बिल्कुल। अपर्णा, थैंक यू वेरी मच कि यहाँ मुझे तुमने बहुत सारे लोगों की रूबरू करवाया है। वैसे तो आदत सी हो गई थी कि आवाज के माध्यम से गूंज से जुड़ने की, लेकिन इस माध्यम के द्वारा मिलने का ये दूसरा या तीसरा मौका ही है। और सबसे पहले तो तुम्हें बधाई देना चाहूंगी कि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो कि जो अनसंग हीरोज हैं उनको आगे लेके आए। दैट्स वेरी गुड। यद्यपि मैं हिंदी की विद्यार्थी रही हूँ, हिंदी का ही काम किया है, लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा है कि वहाँ ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, वहाँ इंग्लिश। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, एक अगर तुम्हें याद हो तो तुमने नाम सुना होगा, पुराने न्यूज रीडर थे देवकी नंदन पांडे, हिंदी के। वो ये कहा करते थे कि रेडियो की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि गली में जो झाड़ू लगा रहा है वहां से लेकर संसद में बैठा हुआ विद्वान और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उस वहां तक वो अपनी पूरी स्पष्टता के साथ में संचारित हो। ऐसा नहीं हो कि वो झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति को तो समझ में नहीं आ रही और वाइस चांसलर बहुत एंजॉय कर। तो मुझे आदत वही पड़ गई है कि ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है। इंग्लिश भाषा में जो कि सर सुगम है और समझ गया। रेडियो का जहां तक आप कह रहे हैं, रेडियो के बारे में 16 साल की उम्र तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि रेडियो में बोला किसे। क्योंकि बचपन कुछ ऐसा गुजरा, मेरे फादर जो थे वो सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में थे, उनकी पोस्टिंग ज्यादातर बॉर्डर एरिया में रही। तो होता ये था कि वहाँ स्कूल भी नहीं होते थे, साल भर हमें ट्यूटर पढ़ाता था, लास्ट में जाके स्कूल में एग्जाम देते थे और सर्टिफिकेट मिल जाता था। 8वीं तक तो यही सिलसिला रहा, यानी 12-13 साल की उम्र तक। उसके बाद में विधिवत रूप से फादर ने अपनी पोस्टिंग करवाई, यहाँ राजस्थान में ही उदयपुर में आ गए थे हम। वहाँ स्कूल में भर्ती कराया तो हॉस्टल में रहे। तो इतना ये नहीं था, नहीं दिमाग में कि रेडियो में कभी जाए। लेकिन हमारी एक टीचर थी, उषा मैडम। मैं गाती अच्छा थी, आवाज आपकी दया से जो गॉड गिफ्ट है दिए हुई थी। उन्होंने एक वार्षिकोत्सव में नाटक करवाया और मुझे उसमें रेडियो की भूमिका दी। रेडियो कैसे बनाया गया, एक चादर के पीछे मुझे बिठा दिया गया और मैंने देशभक्ति गीत गाए। वो रेडियो की आवाज होगी। उस टाइम पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे रेडियो के बारे में कुछ रुचि लेनी चाहिए। हॉस्टल में तो रेडियो एक ही होता है, कॉमन रूम में जाके न्यूज सुनी और उसके बाद आ जाओ, और घर से दूर की तो रेडियो की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर ये हुआ कि ठीक है, जिंदगी में चलती रही। फर्स्ट ईयर में आई मैं, तो कॉलेज के वार्षिकोत्सव में मैं, हमारे यहाँ पर उदयपुर में एक लोक कला मंडल करके संस्था है जहाँ पे कि ओपन एयर थिएटर में प्रोग्राम किए जाते। तो मेरी एक टीचर थी, मैडम गुप्ता, उन्होंने मुझे उस कार्यक्रम का संचालन सौंपा। मैं कर रही थी। अब आप जान सकती हैं कि 12th स्टैंडर्ड आज का, उस समय का फर्स्ट ईयर, क्या उम्र रही होगी, नादानी वाली उम्र थी। लेकिन उसी के सड़क के पास से एक रजनी पनिकर मैडम थी आकाशवाणी जयपुर में, वो गुजर रही थी और उन्होंने मेरी आवाज सुनी। दूसरे दिन वो ढूंढते ढूंढते मेरे घर आई, एक अपने किसी व्यक्ति के साथ में, और ये कहा कि तुम रेडियो में नौकरी करोगी। ये बैकग्राउंड है मेरे रेडियो में आने की। और हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू, क्या यूं कहो कि सारी हलवाई की मिठाई। तो फिर मैं रात भर में सोचती रही कि रेडियो में कैसे बोलूंगी। वो तो पता नहीं कैसा, तो कुछ कुछ नहीं मालूम था रेडियो का। और फिर मुझे इन्होंने स्टूडियो में बुलाया। मैंने पहली बार स्टूडियो को देखा, मैं बहुत डर गई, क्योंकि छेद छेद वाली दीवार और एक दरवाजा, फिर दूसरा दरवाजा, फिर उसके आगे माइक रखा हुआ और आगे शीशा लगा हुआ। तो एक छोटी बच्ची तो देख के डरेगी ना। फिर एनीवे उन्होंने मुझे एक इबारत दी पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ी, मेरी वॉइस टेस्ट हो गई। लेकिन उस टाइम उदयपुर में रेडियो स्टेशन नहीं था। उदयपुर
रेडियो स्टेशन को शुरू करने के लिए कुछ कैजुअल अनाउंसर्स की भर्ती करनी थी। तो उस पैनल में मुझे रख लिया गया। गए जी, किया, साथ में पढ़ाई भी चलती रही और कभी कभी महीने में 20-25 बुकिंग मिल जाया करती थी जो हमारे लिए पर्याप्त। फिर बीए कर लिया, शादी हो गई। उसके बाद में शादी भी, तब कैजुअल अनाउंसरी भी, साथ में एमए भी कर रही थी। तो ये सारे बहुत सारे पहलू एक साथ जुड़ गए। फिर क्या हुआ कि रेडियो में यदा कदा जाते जाते ये लगा कि यार पूरी लाइन तो नहीं अच्छी है, ये तो पब्लिसिटी भी मिल रही है, बहुत प्रशंसा भी मिलती है। सड़कों पे जब गुजरते थे तो लोग कहते ये रेडियो में बोलती है, रेडियो में बोलती है। यानी हम तो उस जमाने की ये सब हीरोइन बन गए थे। तो कॉलेज में जब जाती थी पढ़ने के लिए तो पीछे से आवाजें आती थी, ये आकाशवाणी। कभी बुरा भी लगता, कभी बहुत अच्छा भी लगता, जो उस छोटी उम्र में जो फीलिंग्स आती है। एनीवे, उसी टाइम सर्विस कमीशन की कुछ वार्ड्स निकली और मैंने अप्लाई कर। तब राजस्थान में बहुत कम फीमेल एडमिनिस्ट्रेशन इन मास मीडिया में होती। सिलेक्शन हो गया मेरा, मैंने राजस्थान के उसमें टॉप किया और मुझे पोस्टिंग दिया गया जोधपुर ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर। जब जोधपुर पोस्टिंग दिया तो प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि शादी हो चुकी थी और हस्बैंड, लेकिन मैं अपने स्वर्गवासी हस्बैंड को बार बार नमन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती कि अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ, ज्वाइन करो। और उस टाइम अपर्णा मैं प्रेग्नेंट थी, अतुल होने वाला था मेरा बड़ा बेटा। एनीवे, गई मैंने ज्वाइन किया और साथ में मेरा ये प्रयास भी चलता रहा कि मैं वापस अपने घर पहुंची। 6 महीने तक मैं अलग रही। 6 महीने के बाद उदयपुर में आ गई। तो उदयपुर में चूंकि मैंने अनाउंसर का काम भी किया हुआ था तो पोस्ट तो मेरी थी ड्यूटी ऑफिसर की और काम लिया जाता था मुझसे वॉइस। दोनों चलते रहे। फिर ये हुआ कि थोड़े दिनों के बाद में यूपीएससी को फेस किया। वहां मेरा प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे सिलेक्शन हुआ। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बच्चों को और अपने परिवार को और रेडियो, बस यही मेरी दुनिया। अपने आप आगे बढ़ते गए, चढ़ते गए। बाधाएं भी आई, कुछ परिवार की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से। क्योंकि मेरे जमाने में महिलाएं बहुत कम नौकरी करती और मेरी नौकरी इस तरह की जो शिफ्ट में होती थी। और जब रात को 10:30-11 बजे घर पे आते थे तो एक एम्बेसडर गाड़ी में जिसमें 4 पुरुष, एक ड्राइवर और एक अकेली महिला, तो लोग जो है उसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन शाबाशी मेरे हस्बैंड को कि उन्होंने कहा कि तू पीछे मत मुड़, देख भी मत, आगे बढ़ती रह। आलम ये था अपर्णा कि जो घर आसपास की औरतें थी, अगर उनके हस्बैंड कभी मुझे गुड मॉर्निंग या नमस्ते कर देते थे तो उन औरतों को देख का चेहरा देखने वाला होता था कि जैसे मैं कोई बहुत बुरी औरत, तो मैं खुद ही अवॉइड करती। फिर समय है, बदलता रहता है, धीरे धीरे सब होता है। मेरे वहाँ प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद उदयपुर में धीरे धीरे महिलाओं की भर्ती भी हुई, बच्चियों को भी बुलाना शुरू किया। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ उस बारे में आपको। एक बार एक महिला आई जो मेरे पड़ोस में रहती थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे पहचाना। मैं पहचान तो गई थी, लेकिन मैंने कहा हाँ कुछ मिली हूँ, ऐसे करके थोड़ा नाटक, क्योंकि उस महिला ने मुझे बहुत बदनाम कर दिया। मैं एक जो होता है आमतौर पे, और मैंने फिर भी उनको कहा, मैंने कहा हाँ बोलिए कैसे आना हुआ। बोली ये आपकी बच्ची है, उनकी बेटी, और इसको जो है शादी के लिए बात चल रही है, अगर ये कैजुअल अनाउंसर के तौर पे आपके यहाँ काम करती तो उसको मदद मिलेगी। ठीक है, हो गया। उस लड़की को हमने ऑडिशन में लिया, आवाज अच्छी थी, स्मार्ट थी लड़की, इंटेलिजेंट भी। उसने अपनी गुणवत्ता के आधार पर लिया। पर मैं उस हादसे को बार बार याद करके हंसती हूँ। कहा जाता है ना कि नारी ना सोहे नारी को रूपा, लेकिन इस प्रसंग में नारी ना सोहे नारी को रूपा, और
आगे चलकर नारी ने ही मदद की नारी की। और आज वो बच्ची शादी भी हो चुकी है, दूसरी जगह काम भी कर रही है, कभी मिलती है, पाँव छूती है, बहुत अच्छा लगता है। बस ये ही है, बाकी तो होता रहता है। सही बात है। ऐसा है कि जो नौकरी की वो मेरा एक फर्ज था, दायित्व था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, वो उनका स्नेह था। लेकिन मैंने जिस तन्मयता, जिस गंभीरता से नौकरी की, वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई पॉपुलैरिटी चाहिए। मुझे नौकरी की आवश्यकता थी, सरकार ने मुझे उसके बदले में पैसा, एक कॉन्ट्रैक्ट। उस वक्त मैंने बहुत सारे जगह पे, बहुत सारी परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज भी किया, कभी परिवार को इग्नोर करना पड़ा, कभी जो, लेकिन मैंने नौकरी को कभी इग्नोर नहीं किया। मैं अपने बीमार बच्चे को 105 डिग्री बुखार में भी छोड़ के सुबह 5 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंची, क्योंकि मेरा उनके साथ में एक करार था। और फिर ये इस तरह की नौकरी थी। मैंने हमेशा अपने स्टूडियो को सैनिक की सीमा समझा है, जहां मुस्तैद रह के काम करते। समय जो था हमारे लिए एक सैनिक की गोली के समान, जो बोला वो वापस नहीं आ सकता, और उसने प्रहार किया सैकड़ों हजारों श्रोताओं, तो वो उसको हमेशा एक सैनिक की गोली के समान समझ के आगे चलती रही हूँ। लोगों ने भी बहुत स्नेह दिया, स्टाफ ने भी बहुत मदद की, सब कुछ अच्छा ही रहा। लेकिन ये रहा कि जो अपनी रुचियां थी, जिस तरह से मैं अपने परिवार को चलाना चाहती थी, वहां कहीं कभी कभी थोड़ा फील होता है कि नहीं कर पाई। लेकिन ठीक है, ईश्वर ने अन्याय नहीं किया। हो सकता है कि शायद मेरी सोच है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई हूँ, पर मेरी माँ, मातृत्व का दायित्व जो था वो निभाते हुए ईश्वर ने मुझे अच्छा परिणाम दिया है। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, जिसको आप भी जानती होंगी, बॉम्बे में अपोलो हॉस्पिटल में है वो। और छोटा बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में एक अच्छी पोस्ट पे है। दोनों खुश हैं। रिटायरमेंट मेरा हो चुका है और अब लगता है अपर्णा कि जिंदगी अब शुरू हुई। नहीं, आपने दोनों बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतने अच्छे से परवरिश की है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अभी कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, इसलिए मन में कुछ ये लगना भी, क्योंकि हमने दोनों पलड़े संभाल रखे हैं, घर का भी और ऑफिस का भी, तो तकलीफें तो आती हैं, और उन तकलीफों को वही सह सकता है जो इन दोनों पलड़ों में झूल रहा है। क्योंकि नारी संवेदनशील होती, तुम भी एक वर्किंग लेडी हो, कभी कभी महसूस होता है कि परिवार के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, और ये भी लगता है कभी कभी कि हाउस वाइफ के कंपैरेटिवली हम ज्यादा अच्छी हाउस मैनेजर हैं, क्योंकि वी वैल्यू द टाइम, हम समय की कदर करते हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी आपको कि मुझे मेरी बहुएं भी बहुत अच्छी लगी। एक बहू मेरी डेंटिस्ट है, वो भी, मैंने उसको कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन शी नोस कि कहाँ क्या डिमार्केशन है परिवार और जॉब के बीच में। शी इज फुल्ली डेडिकेटेड टू हर फैमिली। और दूसरी बहू मेरी जो है वो भी जॉब में है, फैशन डिजाइनर है, लेकिन उसने भी ऐसा ही कर रखा है। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली। शायद ईश्वर ने जो मुझे एक सोच दी थी कि मैं कहीं ना कहीं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही, यहाँ आके मुझे सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि दी। बाकी यूं है, मुझे लगता है मैं लाइफ को अभी एंजॉय कर रही हूँ, अकेली होने के बावजूद अकेली नहीं, क्योंकि मेरे जो शौक थे वो मैं अब पूरे कर रही हूँ। और कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि आप रिटायर होकर टाइम कैसे पास होता है। सच मानो अपर्णा, मेरा प्रश्न उनसे ये होता है कि मेरे पास समय है कहाँ। सच बात। इतना बटा हुआ समय, सुबह 6 बजे से लेके रात के 10:30-11 बजे तक का कहाँ क्या होता है कुछ पता ही नहीं। ये जो कोरोना काल हुआ था ना बीच में, बहुत सारे लोगों ने कहा कि लॉकडाउन में अंदर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत कम बाहर निकलती थी, मॉर्निंग वॉक या बस, या फिर कोई जरूरी सामान खरीदना होता है तब जाती, वरना मैं मेरे हाल में मस्त रहती हूँ। मेरी छोटी सी गार्डन है, उसको मेंटेन करती हूँ, गाने सुनती हूँ, टीवी देखती हूँ,
देखती हूँ और फिर सो जाती हूँ और इतनी बढ़िया नींद आती है। आपकी आवाज इतनी अच्छी है। मेरा क्या योगदान, कोई गॉड गिफ्ट है? नहीं नहीं, लेकिन आपकी आवाज में एक जादू है। तो आपने अपनी आवाज को इतनी मधुर कैसे बना के रखा है? इसके पीछे कोई राज या कुछ विशेष आपने किया है उसके लिए? ऐसा है, चिट्ठी लिखूंगी भगवान को और उससे पूछूंगी। बाकी जहां तक ये प्रश्न मुझे अक्सर बार बार पूछा जाता है, पर अपर्णा मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मुझे चाट बहुत पसंद, खूब खाती हूँ, पानी पूरी खूब खाती हूँ। और जब तक दाल में खूब सारा नींबू नहीं डालूं, खट्टा वट्टा नहीं कर लूं, मुझे मुझे भाती नहीं है। ना मुझे खटाई से परहेज करती हूँ, ना कुछ और कभी हमारी चर्चा हो तो मेरी पोतियों से पूछना कि मुझे बर्फ, कच्ची बर्फ खाना कितना पसंद है, पर फिर भी आवाज खराब नहीं होती है, तो ये उसकी कृपा है। मेरा कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं हाँ। है। आपने ऑल बस। इंडिया रेडियो में रहते हुए क्या क्या हम्म। बदलाव देखे जब से आप आए हैं वहां पर? तो कुछ बताएंगे हमें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न। क्योंकि मैंने ऑल इंडिया रेडियो का वो दौर देखा है कि जहाँ स्कूल पे रिकॉर्डिंग होती थी, मैनुअली डबिंग की जाती थी, और फिर उसके बाद में उसे स्कूल पे ही प्ले किया जाता था। और दूसरे स्टेशन से लिंक होने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे स्टेशन थे, जैसे आकाशवाणी उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, और फिर जयपुर मेन स्टेशन था, और जयपुर का मेन स्टेशन दिल्ली। तो इन सब से कनेक्ट होने के लिए हमें लाइव होना पड़ता। ऐसा नहीं है अभी जैसे है कि बटन दबाया और हो गए। हमें एक जो है पूरा वायर लेके, एक केबल लेके उसको जोड़ना पड़ता था स्वयं, खुद को, अनाउंसर को, या जो भी पैनल पे बैठता था। फिर वेट करते थे क्यू वर्ड की, जो दिल्ली से आता था, दिल्ली वाले जयपुर को देते थे, जयपुर वाले हमें देते थे, और फिर हम उसको कनेक्ट करते थे केबल की मदद से, और तब जाके कनेक्टिविटी होती। और अभी मैं देखती हूँ टेक्नोलॉजी, रियली सैल्यूट टू न्यू टेक्नोलॉजी। थिंग्स आर सो इजी, सो कंफर्टेबल एंड सो क्लियर। कंप्यूटर के ऊपर इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है, हाथों हाथ डबिंग हो जाती है, आप लाइव भी जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा, मैं तो टेक्नोलॉजी को सैल्यूट करती हूँ, साथ में उसका, उसकी कद्र करते हुए ये कहूंगी कि हमें टेक्नोलॉजी ने हमारे ज्ञान चक्षु को ना केवल बढ़ाया है, बल्कि और उससे ज्यादा प्रकाशमान भी। आज टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो देखो, हम, तुम बॉम्बे में बैठी हो, मैं उदयपुर में बैठी हूँ, हजारों मील का डिस्टेंस है, पर कितनी अच्छे से बात कर रहे हैं। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते मुझसे जब बात करता है फेस टाइम पे, वीडियो कॉल के थ्रू, तो ये टेक्नोलॉजी तो है। और वरना पहले तो ये था चिट्ठियां लिखो, या बहुत अर्जेंट जल्दी मैसेज भेजना तो टेलीग्राम। तो तुम ताज्जुब करोगी, हम जो रेडियो के ऊपर मौसम की जानकारी देते थे ना, वो टेलीग्राम के थ्रू आती थी। हाँ, और उसमें कितनी बार ऐसा होता था कि उसमें कोड लैंग्वेज लिखी हुई होती थी, थंडर शार्ट्स, और बाहर जो है धूप खिली होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी सुस्त थी ना। सच में। और अभी तो जो है इमीडिएटली जो जो बाहर आ रहा होता है, आप अपने हेडफोन पे मॉनिटर करिए और बोलिए। सही तो बात। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गुड। अगर किसी को रेडियो जॉकी बनने की इच्छा है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो मन में जज्बा रखो कि मुझे बनना है, और जब ये सोच लेते हैं कि मुझे बनना है, तो फिर रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। आवाज उसमें जरूर माध्यम है, पढ़ना चाहिए। रेडियो में कोई किसी भी परफॉर्मेंस, रेडियो में क्या 3 विंग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, और परफॉर्मेंस वाले प्रोग्राम साइड। तो जो जो प्रोग्रामर्स हैं परफॉर्मेंस की तरफ है, उनको चाहे वो रिटायर भी हो जाए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदलती है, विचार भी बदलते हैं। पहले कन्फ्यूशियस को लोग पढ़ते थे, आज ओशो की बात करते हैं, या और किसी मोदी जी की बात करते हैं, तो विचारधारा में भी उसी तरह परिवर्तन आते हैं जैसे समय में परिवर्तन। हमेशा पढ़ते रहो, स्वयं को यंग समझो, और अब पढ़ते रहेंगे तो दिमाग फर्टाइल रहेगा,
तो रेडियो जॉकी बनने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ स्पॉन्टेनियसली आपको बोलना होता है। गाने खूब सुनो अगर रेडियो जॉकी आज आज के संदर्भ में अगर रेडियो जॉकी, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखो, उससे भी बहुत कुछ जाने को। रेडियो में बोलने वाले व्यक्ति को ये कहा जाता है मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन। उसमें उसकी निष्णातनेस किसी में नहीं होती, लेकिन नॉलेज सबकी होती है। मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, मैंने कभी एग्रीकल्चर कॉलेज को देखा भी नहीं है, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे कभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से इंटरव्यू लेना पड़ा। तो ये सब अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो उसी वक्त किया जाए। अच्छा, जो स्पॉन्सर्ड इंटरव्यूज होते हैं, पहले क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, वो ठीक है, इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन वो मजा नहीं आता जो कि इमीडिएटली आपके ऑन दी स्पॉट क्वेश्चंस। बाकी पढ़ते रहो, आवाज की दुनिया के साथ भी जुड़े रहो, खुश रहना जरूरी। जहाँ आपने ये सोचा कि मेरी साड़ी से उसकी साड़ी ज्यादा सफेद, बस वही बंटा ढार हो जाए। सही बात है। हमेशा खुश रहो, अप्रिशिएट द थिंग्स, अप्रिशिएट अदर्स। आपको स्वयं लगेगा कि आपको भी, वो कहते हैं ना कि जितना दोगे उतना वापस। अगर हम दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें भी आपको काफी सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, तो कृपया बताएं हमको कि कौन कौन से पुरस्कार आपको मिले। इतने पुरस्कार हैं कि याद ही नहीं है, पर फिर भी मोटे मोटे मैं बता देती हूँ। एक विश्व हिंदी परिषद की तरफ से सम्मानित किया गया था। बाकी डिपार्टमेंटल विभागीय पुरस्कार तो बहुत सारे मिले, और इसके अलावा जो है मुझे रिटायरमेंट की जस्ट पहले, तो प्रोग्रामर हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे विभाग दिया गया था कमर्शियल ब्रॉडकास्ट का, ये पैसे कमाने वाला। पैसे कमाने के मामले में भी वहाँ ठीक है, ईश्वर ने मदद की, टीम अच्छी थी हमारी, तो वहाँ सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने का पुरस्कार मिला, जो अंतिम पुरस्कार था रिटायरमेंट के पहले का। बाकी बहुत सारे पुरस्कार मिले। सबसे बड़ा पुरस्कार जो मैं मानती हूँ अपर्णा, वो है लोगों का प्यार। आज मैं जब बाहर निकलती हूँ तो कोई ना कोई जरूर मिल जाता है जो ये कह के मुझे आकाशवाणी में पब्लिक ने दीदी के तौर पे सम्मानित किया। आज भी मुझे दीदी बोलते हैं, क्योंकि मैं बच्चों का प्रोग्राम लाइव दिया करती थी, और बगिया के वो प्रोग्राम, उसको भी 2-3 बार सम्मानित किया। एक बार तो उसे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया, क्योंकि मैं लाइव देती थी, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, बच्चे मेरे साथ बैठते थे, क्वेश्चन आंसर होते थे, उसी समय जो बच्चे को याद है वो बोलता है। ये नहीं कि तुम कविता पढ़ के आना या कुछ है। उसमें इतने बच्चे पार्टिसिपेट करते थे कि मुझे ये योजना बनानी पड़ी कि अगले हफ्ते बच्चा कौन आए, रोल नंबर दिए जाते। बस यही मेरी दुनिया थी। और आज भी मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मैं मॉरिशस गई किसी काम से, तो जैसे ही मैं उतरी प्लेन से, सीढ़ियों के नीचे एक युवक, अच्छा स्मार्ट सा युवक जो है, उसने उतरते मेरे पाँव छुए। तो मैंने कहा दीदी, जैसे दीदी बोला मैं समझ गई कि ये कोई रेडियो का बंदा। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं पहचान नहीं पा रही। उसने कहा कि दीदी मैं रविकांत तोष्णीवाल। मैंने कहा रविकांत तोष्णीवाल, तुम तो छोटे से थे क्या? उसने कहा दीदी उस बात को 20 साल हो गए, अब थोड़े छोटा हूँ। वो बच्चा मेरे साथ कोई प्रोग्राम नहीं दिया करता था, सिर्फ बच्चों के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कभी कभी आता। तो वहाँ विदेश में भी जो कोई ऐसा मिल गया, तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो। सही बात है। उसमें भी एक बच्चा बैठा हुआ है, वो युवाणी प्रोग्राम में आया करता था, बाद में वो भी रेडियो जॉकी के तौर पे काम करता था। बस ये सबसे बड़े सम्मान तो यही है। सच बात है। आपने कोविड के टाइम भी बहुत मदद की है सबकी, समाज की, तो कुछ बताएंगे हमें उसके बारे में? उदयपुर बहुत छोटा सा शहर है, और मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग डिसिप्लिन में रहने वाले, फिर भी कुछ कुछ हो जाते हैं। तो एक तो हमने उनको पूरा समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एक, और अपनी इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे, और वो अभी भी करते। इसके अलावा मैं एलोपैथी में विश्वास करती हूँ, वो भी एक विधि है बीमारी को सही करने की।
लेकिन कोरोना के वक्त में उन मेडिसिन की तो तब आवश्यकता होती थी कि जब हम उसकी पकड़ में आ जाते, लेकिन उसकी पहले प्रिकॉशंस क्या ली जा सकती। तो उसके लिए आयुर्वेदिक काढ़े जो हैं वो यहाँ 2-3 बार कैंप लगाए आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के साथ थे। और उसमें अलग अलग हमने उनको बताया कि भी हर परिवार से एक बंदा आएगा, मेटल का कोई भी बर्तन लेके, वो साथ जितने उनको काढ़ा चाहिए लीजिए। एक तो ये किया। दूसरा हमने ये किया कि यहाँ के जो जेल है वहाँ के बंदी गृहों के लिए मैं अपने हाथ से खुद हर दूसरे तीसरे दिन 10-12 किलो चाय बना के, कोरोना वाली चाय जो है ये, जिसमें तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, मुलट्ठी ये डालकर और ग्रीन टी ये उसको बॉईल करके उसमें थोड़ा गुड़ मिलाते थे हम। उसे तैयार करने के बाद में पूरे थर्मस भर के वहां पहुंचाते, खुद नहीं जाते थे क्योंकि एक तो एज का मामला था, दूसरा ये था कि कहीं इंफेक्शन नहीं हो। वहां से गाड़ी आ जाती थी, वो ले जाते थे और उनको सप्लाई। आप हमारी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपर्णा, कहते हैं कि यौवन में, युवावस्था में जितना जोश होता है उससे दुगना जोश वृद्धावस्था में तभी कायम रह सकता है जब हम युवावस्था के साथ में जुड़े रहें। एज इज अ नंबर ओनली। कभी भी स्वयं को बूढ़े मत होने दो। रिटायर होते हैं, टायर्ड नहीं होते। मैं युवा पीढ़ी को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि उनके पास में जोश भी है, होश भी है और बहुत अच्छे विचार भी। तो युवा पीढ़ी को क्या बताना, मैं तो उनसे सीखती हूँ, खुद लर्निंग प्रोसेस में हूँ। युवा लोग बहुत अच्छे हैं, जो अगर कभी कोई उनकी आलोचना भी करता है तो भाई 5 उंगलियां माना मैंने एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन उंगलियों में थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। कुछ युवा लोग अगर भटक जाते हैं तो दूसरे साथी उनको रास्ते पे भी तो लेके आते हैं। माना कि इस दौर में ड्रग्स का ये सारी चीजें हो रही, तो क्या पहले नहीं थी? पहले भी हुआ करती थी। उस टाइम ड्रग्स का नाम नहीं था, कुछ और था, अफीम थी, शराब थी, कुछ और नशे थे। तो ये चीज तो हमेशा ही रही है। तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि युवाओं के पास में कोई दृष्टिपटल नहीं है, सब कुछ है। लव द यूथ, respect the youth, you will feel ever and youth even at the age of 70. I'm 70. धन्यवाद, आपके जीवन यात्रा को जानकर बहुत अच्छा लगा और आने वाली पीढ़ियां हमारी इससे बहुत प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगी। तो आप लोग तो हमारे प्रेरणा स्रोत, मन प्रसन्न हो गया। एक तो वैसे ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमेशा। धन्यवाद। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और ऐसे ही तरक्की करते। बाय। धन्यवाद, प्रणाम। देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।